गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की अपनी दूसरी सबसे प्रमुख नदी चंबल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चंबल नदी। तो देखिए अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी। तो देखिए चंबल नदी की बात करें कि चंबल नदी जो है वह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो यहाँ पर अपना इंदौर पड़ता है। इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? चंबल नदी का उद्गम होता है। यहीं से उत्तर की ओर बहते हुए, कहाँ की ओर? उत्तर की ओर बहते हुए, जैसे अपना उज्जैन हुआ, मंदसौर हुआ, नीमच हुआ, इस ओर बहते हुए और पश्चिम की, देखिए उत्तर से फिर कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। कहाँ? पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। और यह नदी देखिए आप यहाँ से उद्गम हो रहा है। इसके बाद देखिए ये क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कर रही है। चंबल नदी की बात करें तो अपन देखते हैं चंबल नदी को, तो इसके उद्गम की बात करते हैं अपन कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए इसके उद्गम की अगर अपन बात कर रहे हैं कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है, तो देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिले की महू तहसील, कौन सी तहसील है? महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव। नाम ही इसका जाना पाव, लेकिन यहाँ पहुंच जाते हैं। जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये बात समझ में आ गई? उद्गम होता है किस नदी का? चंबल नदी का। देखिए और कहाँ जा रही है? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ये बात समझ आई? अब देखिए इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। कितना है? 965 किलोमीटर। देखिए इंदौर से लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में लंबाई, तो देखिए मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वह है 325 किलोमीटर। कितना है? 325 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं चंबल नदी के ही बारे में बात करें तो चंबल नदी का प्राचीन नाम भी है। क्या नाम है? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चर्मावती है। क्या है? चर्मावती इसका क्या है? प्राचीन नाम है। इसके बारे में देखिए आप मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि कालिदास को जानते हैं। तो कालिदास की जो रचना है मेघदूत, कौन सी? कालिदास की प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। तो मेघदूत में कालिदास ने इस चर्मावती के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे प्रमुख कवि है केशव दास। कौन से? केशव दास। तो केशव दास ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रचना रसिक प्रिया में इसके बारे में क्या किया है? उल्लेख किया है कि चर्मावती है। तो इसके बारे में अपन लिख रहे हैं कि कालिदास ने, किसने? कालिदास ने मेघदूत में एवं, ये हो गया कालिदास ने मेघदूत रचना में क्या कहा? इसको चर्मावती कहा है। इसके अलावा केशव दास ने, किसने? केशव दास ने रसिक प्रिया में, किसमें?
रसिक प्रिया में इसको शर्मावती कहा है। क्या कहा है? शर्मावती कहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था? शर्मावती था। ये बात क्लियर हुई कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था? शर्मावती। अब यही नदी देखिए, मैंने आपको बताया, आपको यहाँ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण कर रही है, क्योंकि देखिए इधर उत्तर एवं पश्चिम में क्या है? राजस्थान है। तो यह नदी क्या कर रही है? यह नदी कौन सी? चंबल। यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ये बात क्लियर हुई? देखिए मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ गया होगा कि यह नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच सीमा का क्या कर रही है? निर्धारण कर रही है। इसके उत्तर में राजस्थान, इसके दक्षिण में क्या है? मध्य प्रदेश है। ये बात क्लियर हुई? और इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं तो यह नदी अगर बात की जाए तो अधिकांशतः जो बहती है, इस नदी के द्वारा क्या किया जाता है? अवनलिका अपर्दन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवनलिका अपर्दन किया जाता है। तो देख रहे हैं अपन कि ये नदी अधिकांशतः किस भाग में बह रही है? तो अपन ने पढ़ा था, जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था तो अपन ने क्या कहा था? यहाँ से लेकर इधर क्या था? ये मध्य भारत का पठार क्या था? मध्य भारत का पठार, यही तो था ये क्षेत्र। मैंने आपको बोला था जो मध्य भारत का पठार है वह मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी फैला है। तो यह नदी क्या है? कौन? चंबल नदी मध्य भारत के पठार में अधिकांशतः बहती है। क्या करती है? मध्य भारत के पठार में बहती है, जिसके द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है। और इसी अपर्दन को अपन क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन या गली अपर्दन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले इस अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित हैं। इनमें सबसे ज्यादा अपर्दन किया गया है और यही स्थान अपन पढ़ते हैं दस्युओं या डाकुओं के आश्रय स्थान है। देखिए चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, विश्व में एक और ऐसी नदी है, उस नदी को अपन कहते हैं मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है और इसके द्वारा भी चंबल के जैसा अपर्दन किया जाता है, जिसे भी अपन क्या बोलते हैं? गली अपर्दन बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? यह नदी अधिकांशतः मध्य भारत के पठार में बहती है। मध्य भारत के पठार में बहती है, जिसके द्वारा अवनलिका अपर्दन या गली अपर्दन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके द्वारा अवनलिका अपर्दन या गली अपर्दन किया जाता है। ये बात क्लियर हुई? जैसा गली अपर्दन किया जाता है। क्या किया जाता है? गली अपर्दन किया जाता है। यह क्षेत्र
के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले अधिकांशतः आते हैं। अधिकांशतः आते हैं। ये क्षेत्र दस्युओं या अपन कह सकते हैं डाकुओं के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए यहाँ पर क्या रहते थे, पहले डाकू वगैरह रहते थे, इनके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऐसा ही अपर्दन अब अपन देखने जा रहे हैं। विश्व में कौन सी नदी करती है, मिसिसिपी नदी करती है। कौन सी करती है, मिसिसिपी। तो देखिए अपन देख रहे हैं अगला पॉइंट, इसी में ब्रैकेट में लिखना आगे, चंबल के बाद उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी, कौन सी, मिसिसिपी नदी गली अपर्दन या अब नलिका अपर्दन, किसके लिए, अब नलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। ये बात समझ में आई कि अगर चंबल के बाद कोई दूसरी ऐसी नदी है विश्व में तो वो कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी है। और यह नदी क्या करती है, गली अपर्दन करती है। यह कहाँ की नदी है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। अब बात कर रहे हैं अपन कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं जो चंबल में आकर मिलती हैं। तो अपन देख रहे हैं क्या, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। तो देखिए अपन ने देखा था कि चंबल नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। देखिए एक तो क्षिप्रा मिलती है, एक काली सिंध मिलती है। ये अपन ने कल के मैप में देखा था कि कौन कौन सी नदियां इसमें मिल रही हैं। इसके अलावा कूनो, पार्वती। तो पहले शुरुआत से ही शुरू करते हैं अपन, क्षिप्रा, इसके अलावा काली सिंध, पार्वती, कूनो। ये क्या है, प्रमुख नदियां हैं जो क्या करती हैं, चंबल नदी में आकर मिलती हैं। किसमें मिलती है, चंबल नदी में मिलती हैं। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं बनास नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी क्या है, बनास भी है। देखिए चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा हो गई, अपनी काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनो हो गई। ये चीज क्लियर हुई। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि इसके तटीय शहर कौन कौन से हैं, कि चंबल नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो अपन देख रहे हैं इसके तटीय शहर, किस नदी के, चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। देखिए महू, श्योपुर, मुरैना, रतलाम। कौन कौन से, महू, अपना श्योपुर हुआ, दूसरा मुरैना हुआ, नेक्स्ट रतलाम हुआ। क्या हुआ, रतलाम। ये शहर क्या है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। समझ में आई ये बात। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं
कि यह नदी के द्वारा जो जलप्रपात बनाया जाता है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात बनाया जाता है, उस जलप्रपात को अपन क्या कहते हैं, चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो क्या ये नदी जो है 18 मीटर ऊंचा, कितने मीटर, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। देखिए इसके बाद अपन बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि यह नदी कौन सी नदी, चंबल नदी कोटा में, कहा, राजस्थान के कोटा में चूलिया जलप्रपात बनाती है। यह नदी राजस्थान के देखिए इसके अलावा यह नदी राज्य की प्रथम जो जल विद्युत परियोजना थी वो इसी नदी पर लगाई गई थी। अब बात कर रहे हैं अपन कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये कहां पर है, ये अपना है मंदसौर में। मंदसौर में इसी नदी पर, इसी नदी पर 1954 में, कब, 1954 में लगाई गई। कब लगाई गई, 1954 में लगाई गई। और 1960 में यहां से उत्पादन शुरू हो गया। क्या हो गया, उत्पादन शुरू हो गया। यानी कि अपन कह रहे हैं कि जो जल विद्युत परियोजना थी वो राज्य में सबसे पहले अपन ने चंबल नदी पर लगाई। चंबल नदी के अंतर्गत गांधी सागर बांध पर लगाई। कहां पर लगाई, गांधी सागर बांध पर परियोजना स्थापित की 1954 में। इससे उत्पादन बोले तो बिजली बनना शुरू कब हुआ, 1960 में क्या हो गया, बिजली बनना यहां से प्रारंभ हो गई। ये बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद बात कर रहे हैं कि इस नदी पर चंबल अभ्यारण्य भी स्थित है। क्या है, चंबल अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। तो अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस नदी पर, इस नदी पर चंबल अभ्यारण्य, इस नदी पर चंबल अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य स्थित है, समझ गए, जिस पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया, डॉल्फिन, जिस पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है। केंद्र बनाया गया है। यानी कि जो डॉल्फिन मछली होती है, डॉल्फिन मछली को भी जो संरक्षण दिया जा रहा है इसी नदी में दिया जा रहा है। इनकी प्रजाति को और बढ़ाया जाए इसलिए क्या किया जा रहा है, इसको संरक्षण दिया जा रहा है। ये बात समझ में आया। यहीं पर अगर बात करें आगे, अगला पॉइंट देखें तो यहीं पर क्या है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। क्या है, यहीं पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। क्या है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्या है, स्थित है। ये बात क्लियर हुई आपको।
अब देखिए मैं आपको और एक बात और बताने जा रहा हूँ कि इसी नदी पर, जो चंबल नदी पर है, 3 प्रमुख बड़े बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 प्रमुख बड़े बांध बनाए गए हैं। इन 3 में देखिए अगर बात की जाए तो नंबर पहला गांधी सागर बांध, जो अपन ने अभी पढ़ा था, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। ये अपना कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। दूसरा राणा सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तीसरा कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध, ये अपना कोटा राजस्थान में स्थित है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन कि इस नदी पर तीन बड़े बांध बनाए गए हैं। ये बात क्लियर। इसमें नंबर पहले अपन बात कर रहे हैं, कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये कहां पर है? ये अपना है मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर जिले के अंतर्गत स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे? नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे या फिर जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे, तब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको यही बता दे रहे हैं। दूसरे बांध की बात करें तो इस पर दूसरा जो बांध है वो राणा सागर। कौन सा? राणा सागर बांध। अब देखिए राणा सागर जो बांध है वो कहां पर है? अभी बताया, वो है अपना चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है ये? अपना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 172 मेगावाट। अब नंबर तीसरा जो अपना आता है कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज बांध। कौन सा? कोटा बैराज बांध। अब ये कोटा बैराज, इसका दूसरा नाम है जवाहर सागर। कौन सा? जवाहर सागर बांध। ये अपना पड़ता है कहां पर? कोटा जिले के अंतर्गत है। कहां पर है? कोटा में। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट। ये चीज इतनी क्लियर हुई आप सभी लोगों को। ये अपनी चंबल नदी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो नदी पढ़ने जा रहे हैं वो अपन नदी पढ़ रहे हैं बेतवा नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? बेतवा नदी। तो इसको साफ कर देते हैं और आपको बेतवा के बारे में जानकारी बताते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। तो कल का अगर आपने मैप देखा होगा तो अपन देखते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? यहाँ पर एक जगह है। कहां पर? यहाँ पर। उस जगह का नाम है रायसेन। क्या है? रायसेन। तो रायसेन के अंतर्गत एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को अपन कहते हैं कुम्हारा गांव। कौन सा? कुम्हारा गांव से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से बेतवा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए, कहां? उत्तर की ओर बहते हुए यूपी के हमीरपुर में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई। किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए, ये जा रही है अपनी कौन सी नदी? बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ये चीज क्लियर हुई। तो देखिए कहां जा रही है? यूपी। यूपी बोले तो यमुना नदी में। कहां पर मिल रही है? हमीरपुर नामक गांव में। किस नदी में मिल रही है? यमुना नदी में मिल रही है।
तो ये बात समझ में आई। तो अपन हेडिंग डालेंगे बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो देखिए बेतवा नदी की बात कर रहे हैं अपन कि बेतवा नदी, तो देखिए अपन ने देखा कि इसका जो प्राचीन नाम है क्या है? बैत्रवती है। क्या है इसका प्राचीन नाम? क्या है? बैत्रवती। प्राचीन नाम बैत्रवती है। क्या है? प्राचीन नाम इस नदी का जो है अपना वो बैत्रवती है। अब बात करते हैं इसके उद्गम की कि इसका उद्गम कहां से होता है। तो देखिए इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो अपना रायसेन जिले की कुमरा गांव से क्या हो रहा है? इस नदी का उद्गम हो रहा है। समझ में आई बात? तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर उद्गम की बात करें कि उद्गम, तो उद्गम में अपन लेंगे क्या लेंगे? रायसेन जिले की कुमरा गांव। कहां से हो रहा है? रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से क्या होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये बात क्लियर हुई कि इसका उद्गम कहां से हो रहा है? रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से। इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात करते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए अपन देख रहे हैं कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की लंबाई की बात कर रहे हैं तो उसकी कितनी है? 480 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इस नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश में इस नदी की जो लंबाई है वो अपनी 380 किलोमीटर है। ये बात समझ में आ गई कितनी है? 380 किलोमीटर है। अब कह रहे हैं अपन क्या? उत्तर की ओर बहते हुए। कहां? इसका एक और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उत्तर की ओर बहते हुए यूपी के पास हमीरपुर में। कहां पर? हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल रही है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये बात समझ में आई। तो अपन कह सकते हैं कि यमुना की सहायक है। कौन सी? बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी की कैसी है? सहायक नदी है। कहां कहां से होकर जाती है अगर बात की जाए कि ये नदी कहां कहां से होकर जाती है, कि किन किन जिलों से होकर जाती है अगर बात करें, कहां से जाती है। तो देखिए इसका उद्गम कहां से हो रहा है कि इसका उद्गम कहां से हो रहा है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम हो रहा है। तो देखिए पहला तो रायसेन, किधर जाएगी? रायसेन। उसके बाद विदिशा, इसके बाद अशोकनगर, इधर लिख लेते हैं अपन, अशोक नगर। देखिए ये सभी आपको कहां मिलेंगे? उत्तर में ही मिलेंगे। झांसी, ये अपन यूपी में पहुंच गए। टीकमगढ़, ये एमपी में ही है। टीकमगढ़ आदि से होते हुए कहां चली जाती है? हमीरपुर चली जाती है। और यहीं पर ये किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इतना समझ में आया आपको? क्लियर है चीजें? बहुत अच्छी बात है, क्लियर है सभी को। ये अपन ने देख लिया कि किन किन जिलों से होकर बह रही है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी जो सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपन,
कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपन, बीना हुआ, सिंध हुआ, हलाली हुई, धसान हुई। कौन कौन सी? बीना, सिंध, हलाली, धसान। ये बात क्लियर हुई। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बीना, सिंध, हलाली और धसान। ये क्या है? बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद बात कर रहे हैं कि इसके तटीय शहर कौन कौन से हैं, कि इसके तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो देखिए बेतवा नदी का सबसे प्रमुख जो शहर है ओरछा है। कौन सा है? ओरछा। क्योंकि ओरछा नदी के किनारे आपको पता होगा रामलला हरदौल का मंदिर है, अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा वहीं पर चतुर्भुज मंदिर है। ये सारी की चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो देख रहे हैं इस नदी के तटीय शहर कौन कौन से हैं। सांची, कौन सा है? सांची, रायसेन के पास ही है। इसके अलावा विदिशा, इसके अलावा ओरछा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओरछा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अपन को उत्तर लगाना है कि ओरछा शहर जो है अपना वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अपन बात करें, देखिए ये नदी जो है कौन सी? बेतवा नदी जो है अधिकांशतः बुंदेलखंड के पठार में बह रही है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर अपन बात करें कि ये वाला अपना जो बेल्ट होता है, मैंने आपको बताया है जब अपन ने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ा है तो इसको अपन बुंदेलखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में तो है ही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस पठार का क्या है? विस्तार है। तो देखिए यह नदी जो अधिकांशता है बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित हो रही है। कहाँ बह रही है? बुंदेलखंड के पठार में बह रही है। इसीलिए इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा यह बुंदेलखंड के पठार में बह रही है और वहां के लोगों को पानी से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान कर रही है। ये बात क्लियर हुई है। पॉइंट रटना नहीं है अपन को कुछ, यहाँ बस अपन को क्या करना, देखना है और समझना है। तो ये बात समझ में आ गई कि क्यों कहा जाता है इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो ये पॉइंट लिखे अपन, इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे ज्यादा जो है बुंदेलखंड में बह रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब दिमाग में आ रहा होगा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी हम कारण बता देते हैं कि गंगा में जो प्रदूषण होता है उसी तरह बेतवा नदी में प्रदूषण रहता है। प्रदूषण के कारण ही इस नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। तो वहीं ब्रैकेट में लिख लेना कि किसके कारण? प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण के कारण इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, ना कि शुद्धता के कारण। ये बात समझ में आई। अब इसके अलावा अपन इस पर देख रहे हैं इसी नदी पर, देखिए इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि इस नदी पर जो
बांध स्थापित उन पर जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इस नदी पर जो सबसे प्रमुख परियोजना है उसकी बात करें तो वो है माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध। इसी बांध का जो नया नाम है महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध। इसके अलावा हलाली नहर परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? हलाली नहर परियोजना। तो अपन लिख रहे हैं कि इस नदी पर माता टीला बांध, इसका नया नाम क्या है? रानी या महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना एवं हलाली, कौन सी? हलाली नहर परियोजना स्थित है। नहर परियोजना स्थित